नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की दासिका में हमने हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण रचना अनशनकारी के कथ्य पर चर्चा की है। आज पुनः हम इस रचना के मध्य एवं अंत की ओर बढ़ेंगे। गोवर्धन बाबू तथा सेठ किशोरी लाल जो इस रचना के महत्वपूर्ण पात्र हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। गोवर्धन बाबू के कहने पर सेठ किशोरी लाल अमर हो जाने के आकांक्षी है, अर्थात सेठ किशोरी लाल कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें लोग सदैव याद कर सके। गोवर्धन बाबू के कहने पर वे नगरपालिका को महात्मा गांधी की एक मूर्ति भेंट स्वरूप देने का निश्चय करते हैं ताकि इस मूर्ति के नीचे चबूतरे पर सेठ किशोरी लाल का नाम लिखा जाए और इस प्रकार से सदियों तक जो लोग महात्मा गांधी की इस मूर्ति के दर्शन करने आएंगे वे लोग सेठ किशोरी लाल को ही जानेंगे, पहचानेंगे। सेठ किशोरी लाल मूर्ति बनवाकर नगरपालिका को भेंट करते हैं। मूर्ति आज़ाद मैदान में लगाई जाती है, किंतु अचानक सेठ किशोरी लाल को पता चलता है कि मूर्ति के नीचे वाले चबूतरे पर उनका नाम नहीं बल्कि गोवर्धन बाबू ने अपना ही नाम लिखवा लिया है। इस पर वे गोवर्धन बाबू का विरोध करते हैं और गोवर्धन बाबू को सेठ किशोरी लाल का यह विरोध स्वीकार करना पड़ता है और वे मूर्ति के ठीक नीचे किशोरी लाल का नाम लिखवा लेते हैं। किंतु तभी भैया साहब जो एक राजनेता है, जिनके हाथों इस मूर्ति का उद्घाटन होना है, उनका आदमी एक पत्र लेकर गोवर्धन बाबू तथा किशोरी लाल के पास आकर पहुंचता है, जिसमें भैया साहब यह लिख भेजते हैं कि मूर्ति के ठीक नीचे उन्हीं का नाम लिखा होना चाहिए क्योंकि उद्घाटनकर्ता वे स्वयं हैं। लेकिन सेठ किशोरी लाल इस बात को स्वीकार नहीं करते और वे कहते हैं कि मूर्ति के दाम मैंने दिए हैं, इसीलिए मूर्ति के ठीक नीचे मेरा ही नाम लिखा जाएगा। इतना कहकर वे उस स्थान से चले जाते हैं जहां मूर्ति की स्थापना की गई है। सेठ जी चले गए और गोवर्धन बाबू ने बड़े ही आहत मन से नाम खुदवाए। सुबह अनावरण समारोह होना था। रात भर गोवर्धन बाबू इंतज़ाम करवाते रहे। शामियाने गड़े, बैठने का इंतज़ाम हुआ और मूर्ति के आसपास भी खूब सजावट की गई। थोड़ी देर पहले इस समारोह के वहाँ पर किशोरी लाल आ गए। वे सीधे मूर्ति के पास गए और मूर्ति देखकर एकदम चौंक पड़े, जैसे उन्हें बिजली का तार छू लिया हो। उन्होंने देखा कि रात भर में जो फाटक मूर्ति के सामने लगाकर चबूतरे के नीचे उनका नाम लिखा गया था, अब वह फाटक सामने की ओर से बंद करवाकर मूर्ति के पीछे की तरफ बनवा लिया गया है। अब फिर से किशोरी लाल का नाम पीछे हो गया और गोवर्धन बाबू का आगे। सेठ जी ने पुकारा, इधर आओ गोवर्धन बाबू। गोवर्धन बाबू अब सहमते हुए आ पहुँचे। सेठ जी ने कहा, तुमने फिर मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी बदमाशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि रातों रात तुमने पीछे की तरफ फाटक बनवा लिया है। गोवर्धन बाबू समझाने लगे, बात कुछ ऐसी है कि महापुरुष के सामने एकदम नहीं जाना चाहिए। अब दर्शक पहले पीछे की तरफ आएगा और फिर बगल से होते हुए मूर्ति के सामने, और तुम्हारा नाम पहले देखेगा। गोवर्धन बाबू, जब तक फाटक फिर से मेरे नाम की तरफ न होगा, मैं यह समारोह नहीं होने दूंगा, अन्यथा मैं मूर्ति उठाकर घर ले जाऊंगा। सेठ किशोरी लाल ने घोषणा कर दी। यहाँ पर गोवर्धन बाबू अपने राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्घाटन समारोह का समय नज़दीक आ रहा था। भीड़ उमड़ रही थी। बहुत से लोग मूर्ति के पास भी आ गए थे और इस विवाद को सुन रहे थे जो
गोवर्धन बाबू तथा सेठ किशोरीलाल के बीच चल रहा था। तभी वहाँ भैया साहब की गाड़ी आकर रुकी। वे भी सीधे मूर्ति के पास आकर पहुँच गए और बोले, गोवर्धन बाबू, अब देर किस बात की? तभी किशोरीलाल ने कहा, भैया साहब, जब तक फाटक उस तरफ नहीं हो जाता जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं यह समारोह नहीं होने दूंगा। मैं यही न्याय के लिए आमरण अनशन करूंगा। गोवर्धन बाबू ने भी दृढ़ता से कहा कि नहीं, फाटक मूर्ति के पीछे ठीक मेरे नाम की ओर ही रहेगा। मैं भी न्याय के लिए आमरण अनशन करूंगा। भैया साहब ने स्थिति को समझा और बोले कि आप दोनों गलत हैं। फाटक उस तरफ होना चाहिए जिधर मेरा नाम लिखा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरा है, क्योंकि ये हजारों लोग इस उद्घाटन के लिए आए हैं। तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए आपको मेरा नाम मूर्ति के ठीक नीचे वाले चबूतरे पर लिखना है, न कि मूर्ति के बगल में। अब यह संघर्ष तिकोना हो गया। अब तक गोवर्धन बाबू सेठ किशोरीलाल के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसमें भैया साहब भी आ पहुँचे और ये तीनों अपने अपने स्वार्थ के लिए सत्य और न्याय की दुहाई देने लगे। अपने अपने स्वार्थ के लिए आमरण अनशन करने की घोषणा अब इन तीनों व्यक्तियों ने कर दी। भैया साहब मंच पर चढ़ गए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने लगे। कहने लगे, मित्रों, यहाँ पर एकाएक नैतिक समस्या खड़ी हो गई है। समस्या यह है कि फाटक किसके नाम की तरफ हो, सेठ किशोरीलाल, गोवर्धन बाबू या फिर आपके इस क्षुद्र सेवक। इन तीनों में से प्रत्येक का विश्वास है कि फाटक उसके अपने नाम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम तीनों सत्य पर हैं। सत्य के कई मुख होते हैं, कोई किसी मुख को देखता है और कोई किसी और को। पर प्रश्न यह है कि किसका सत्य सबसे प्रधान या महत्वपूर्ण है। प्रश्न कठिन है, पर कोई प्रश्न इतना कठिन नहीं होता कि जिसे अहिंसात्मक रीति से न सुलझाया जा सके। और इस प्रश्न को अहिंसा के माध्यम से सुलझाने के लिए हम तीनों ने यहीं पर आमरण अनशन करने की शपथ ले ली है। अब हम एक दूसरे पर नैतिक प्रभाव डालकर दूसरे का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। जो शेष दो लोग हृदय बदलने में सफल होंगे और जो एक व्यक्ति इन दोनों लोगों के हृदय परिवर्तन कर सकेगा, उसी व्यक्ति की नाम की तरफ यह फाटक बन जाएगा। दोस्तों, आपका कर्तव्य यह है कि आप तुरंत एक शांति समिति बनाइए, जो पहले हमें मालाएं पहनाए और फिर यहाँ पर घी के दीपक जलवाकर अखंड राम धुन का प्रबंध करे। शांति समिति का कर्तव्य है कि वह इस उपवास का प्रचार करे और साथ ही यह भी देखे कि हम तीनों अनशन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सबसे ज़रूरी काम यह है कि शांति समिति अभी हम में से हर एक से पूछ ले कि वह किसके हाथ से मौसमी का रस लेकर अपना उपवास तोड़ेगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अभी तक लगभग 70 से अधिक बार आमरण अनशन कर चुका हूँ और कभी भी मैंने मुख्यमंत्री से नीचे के आदमी के हाथ से मौसमी का रस नहीं पिया है। मित्रों, हम लोग सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। आशा है आप लोग भी अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। और इस प्रकार से एक शामियाने के नीचे तीनों अनशनकारी बैठ गए और अनशन का आरंभ हो गया। भ्रष्ट शासन तंत्र में दम तोड़ते सत्य और न्याय का चित्रण यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने किया है। भैया साहब, गोवर्धन बाबू तथा सेठ किशोरीलाल का अनशन अर्थात भूख हड़ताल सत्य और न्याय के विजय के लिए नहीं है, बल्कि अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए है। स्वार्थ सिद्धि के लिए नैतिक मूल्यों का किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, इसका अतिशय वास्तविक चित्रण अनशनकारी इस रचना में हरिशंकर परसाई ने किया है। अब यह तीनों अनशनकारी
अपने गले में मालाएं डालकर बैठ गए। घी के दीपक जलने लगे और भजन होने लगा, सबको संपत्ति दे भगवान। सन्मति का स्थान अब संपत्ति ने ले लिया है। सत्य एवं न्याय के स्थान पर अब स्वार्थ ही सर्वोपरि हो गया है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही ये तीनों लोग अनशन पर बैठ गए हैं। सभी ओर खबर फैल गई। पत्रकार आते, फोटो खींच कर ले जाते। रोज सुबह शांति समिति के अध्यक्ष हर एक के पास जाकर पूछते कि कहिए, क्या आपका हृदय परिवर्तित हुआ है? उत्तर मिलता, बिल्कुल नहीं, दूसरों से जाकर पूछो। 4 दिन के बाद अनशनकर्ताओं की हालत चिंताजनक हो गई, क्योंकि अभी तक किसी का भी हृदय परिवर्तित नहीं हुआ था। 5वें दिन इस स्थान पर मुख्यमंत्री आ पहुँचे। वे सीधे सेठ किशोरीलाल के पास गए और किशोरीलाल के कान में कहा कि अगर 1 घंटे के भीतर तुम्हारा हृदय नहीं बदला तो चपरासियों की वर्दी के कपड़ों की सप्लाई का जो ऑर्डर तुम्हें मिल रहा है वह नहीं मिलेगा। फिर वे गोवर्धन बाबू के पास गए और कहा कि 1 घंटे के भीतर तुम्हारा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो मैं नगर पालिका ही भंग कर दूंगा। न रहेगी नगर पालिका और तुम न रहोगे नगर पालिका के अध्यक्ष। थोड़ी ही देर बाद जनता ने सुना कि गोवर्धन बाबू और सेठ किशोरीलाल का हृदय परिवर्तित हो गया है और उन्होंने मान लिया कि फाटक भैया साहब के नाम की तरफ ही होना चाहिए। इस प्रकार से सबने मौसम्मी का रस पीकर अपना अनशन ख़त्म किया और इस अनशन में भैया साहब जैसे राजनेता की जीत हुई और भैया साहब फूलों से लाद दिए गए। यहाँ पर अनशनकारी यह रचना समाप्त होती है। भैया साहब जो कि एक राजनेता हैं, साथ ही मुख्यमंत्री जो राजनीति के एक महत्वपूर्ण अंग है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये तीनों लोग सत्य, न्याय और नीति की दुहाई देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन नीति की दुहाई देने वाले ही किस प्रकार से स्वार्थ पूर्ति के लिए नैतिक मूल्यों का हनन करते हैं, इसका अतिशय वास्तविक उदाहरण है अनशनकारी यह रचना। अगली तासिका में हम एक दीक्षांत भाषण इस महत्वपूर्ण रचना का अध्ययन करेंगे। अनशनकारी के माध्यम से लेखक ने पाठकों के समक्ष ऐसे भ्रष्ट शासन का चित्रण किया है जहाँ पर सत्य और न्याय दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग तथा नैतिक मूल्यों का पतन किस प्रकार से स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जा रहा है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अनशनकारी। धन्यवाद।